हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। एक बार फटाफट से मुझे बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई क्लियरली विजिबल? बोलो भाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम भाई सारे ने। क्या हाल चाल? बढ़िया 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 बढ़िया। चलिए, आइए बेटा शुरू करते हैं हमारा चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। और इसका दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग। कल के चैप्टर में हमने क्या किया था? ये जो अध्याय है इसमें जो शुरुआती चीजें थी, जो परिचय वाला हिस्सा था, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, वो हमने पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में पढ़ा था, है ना। साथ ही साथ हमने क्या किया था बेटा? हम लोगों ने पढ़ा था पुष्प यानी कि फ्लावर के बारे में। ठीक है। आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है पुमंग, पुंकेसर, पुमंग, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी। क्या क्या पढ़ेंगे बताओ जरा? पुमंग के बारे में पढ़ेंगे, पुंकेसर के बारे में पढ़ेंगे, और लघु बीजाणुधानी के बारे में पढ़ेंगे। बेटा पुमंग को कहा जाएगा एंड्रोसियम। पुमंग को क्या कहा जाएगा? एंड्रोसियम। ठीक है। पुंकेसर को कहेंगे स्टेमेन, स्टेमेन। और बेटा लघु बीजाणुधानी को कहा जाएगा माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया कहा जाएगा मित्रों। कल के चैप्टर में कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे। मुझे जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको कल की चीजें याद हैं? फटाफट से बताओ भाई। हाँ बेटा, डीपीपी में क्या होता है, 10 सवाल बनाने होते हैं, तो थोड़ा सा वो दाएं बाएं चलता रहता है ना। थोड़ा सा दाएं बाएं चलता रहता है, घबराना नहीं है, रहेगा आपके चैप्टर का ही। डीपीपी में थोड़ा बहुत दाएं बाएं चलता रहता है। पहली बात तो आपको घबराना नहीं है, और डाउट आने पे शर्माना नहीं है, तुरंत डाउट पूछना है। चलो मुझे फटाफट से बता दो बेटा कि पुष्प में जहां पर पुष्पांग रखे रहते हैं, उस फूले हुए हिस्से को क्या कहा जाता है? वो जो पुष्पांग हैं जहां पर जिस फूले हुए हिस्से में रखे रहते हैं, उस फूले हुए हिस्से को क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ भाई, उस फूले हुए हिस्से को क्या कहते हैं? थैलमस या पुष्पासन कहते हैं। और वो जो डंडी जैसी स्ट्रक्चर थी एक, है ना, जो डंठल था, बोलो भाई, वो जो डंडी जैसी संरचना थी, पहला वाला तो ग्रीन है, ये होगा। आ रहा है कुछ अंतर? बोलो भाई। वो जो डंडी जैसी संरचना थी उसे आपने क्या कहा था? पुष्पवृंत। अच्छा, वहां पर जो पत्ती जैसी संरचनाएं पाई जा रही थी, उन पत्ती जैसी संरचनाओं को क्या कह रहे थे आप? उन पत्ती जैसी संरचनाओं को क्या कह रहे थे आप? उन पत्ती जैसी संरचनाओं को क्या कह रहे थे आप? सहपत्र कह रहे थे। बहुत बढ़िया। जो सबसे बाहरी चक्कर था उसको क्या कह रहे थे? जो सबसे बाहरी चक्कर था उसे क्या कह रहे थे? सबसे बाहरी चक्र को क्या कहा था हमने? बेटा देखो, आप हिंदी मीडियम के छात्र हो, तो बिना मतलब के अंग्रेजी चक्कर में ना पड़ो।
मैं तुम्हें सही सलाह दे रहा हूं, ठीक है ना। हिंदी में याद करो, हिंदी में तुम्हें पेपर देना, हीरो बनने की जरूरत नहीं है, समझ रहे बात को। हीरो बनने की जरूरत नहीं है। हिंदी में पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम के छात्र हो, हिंदी में समझो, अंग्रेजी को मारो गोली, ज्यादा सुखी रहोगे। बाकी भाई जी तुम्हारा जीवन है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो मर्जी आए करो, मैं तो बस एक सजेशन दे रहा हूं। तो जो सबसे बाहर पाया जाता है उसे बाह्य दल कहते हैं, बाह्य दल पुंज कहते हैं। बाह्य दल पुंज की इकाई को बाह्य दल कहेंगे। हरा होता है, प्रकाश संश्लेषी होता है, कली की अवस्था में पुष्प की रक्षा करता है। इसके अंदर जो पाया जाएगा दलपुंज कहेंगे, उसकी इकाई को दल या पंखुड़ी कहेंगे। रंग बिरंगा चमकीले रंगों वाला होता है, परागणकारियों को आकर्षित करता है। फिर हमने एंड्रोसियम की बात की थी, गाइनोसियम की बात की थी, पुमंग और जायांग की बात की थी, उनकी इकाई पुंकेसर और स्त्री केसर हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पर जो आवश्यक चक्र हैं पुष्प के, ध्यान से सुनिएगा बेटा, पुष्प के जो आवश्यक चक्र होते हैं, आवश्यक चक्र, तो आवश्यक चक्र किसको कह दिया जाएगा बेटा? वो कह दिया जाएगा पुमंग तथा जायांग को, पुमंग तथा जायांग, पुमंग तथा जायांग, ठीक है। पुमंग और जायांग ये क्या है? आवश्यक चक्र हैं। क्यों है ये आवश्यक चक्र, बताइए मुझे। ये आवश्यक चक्र बेटा इसलिए है क्योंकि बिना इनके प्रजनन नहीं हो पाएगा। पुमंग जो होता है वो नर जनन अंग होता है, क्लियर। पुमंग क्या होता है? नर जनन अंग। जायांग क्या होता है? मादा जनन अंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे बेटा? आवश्यक चक्र हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सहायक चक्र किसे कहा जाएगा, सहायक चक्र, तो बेटा सहायक चक्र में आप कहेंगे बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज, बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज, बाह्य दल पुंज तथा दल पुंज। समझ में आ गया? इतना याद हो गया कि प्रजनन के कार्य के लिए जो नितांत आवश्यक हैं, जो जरूरी हैं, जिनके बिना प्रजनन नहीं हो पाएगा, जिनके बिना प्रजनन नहीं हो पाएगा, वो कौन से हैं? पुमंग और जायांग हैं। इसलिए पुमंग को और जायांग को क्या कहा जाता है? आवश्यक चक्र कहा जाता है। लेकिन अगर आप बाह्य दलपुंज और दलपुंज की बात करें तो उन्हें सहायक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सहायक चक्र कहते हैं। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आवश्यक चक्र और सहायक चक्र समझ में आया? बेटा एक चीज होती है परिदल पुंज, परिदल पुंज, इंग्लिश में कहते हैं पेरियंथ। परिदल पुंज इंग्लिश में कहते हैं पेरियंथ। बच्चों कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी क्या होता है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज वो क्या है, आपस में संलयित हो जाते हैं, ठीक है। आप कहेंगे कुछ पादपों में, कुछ पादपों में या कुछ पादपों के पुष्पों में, पुष्पों में बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज, बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज आपस में संलयित होकर, आपस में संलयित होकर, संलयित होना यानी कि फ्यूज होना, आपस में संलयित होकर यानी कि फ्यूज होकर, आपस में संलयित होकर या फ्यूज होकर एक संरचना बनाते हैं,
एक संरचना बनाते हैं जिसे परिदल पुंज कहा जाता है, जिसे परिदल पुंज कहा जाता है, जिसे परिदल पुंज कहा जाता है। तो बेटा कहीं कहीं पर आप देखेंगे कुछ प्लांट्स में ऐसे फ्लावर्स पाए जाते हैं, कुछ पादपों में ऐसे पुष्प पाए जाते हैं जहां पर जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल और दल वो स्पष्ट नहीं दिखेंगे आपको, वो अलग अलग नहीं दिखेंगे, विभेदित नहीं होंगे, बल्कि वो आपस में जुड़े हुए होंगे। क्या हो जाएंगे? वो आपस में जुड़े हुए होंगे। और जुड़कर बच्चों, आपस में जुड़कर वो जो संरचना बनाते हैं, उस संरचना को परिदल पुंज कहा जाता है। बेटा परिदल पुंज की जो इकाई है, आप कहेंगे परिदल पुंज की इकाई परिदल होती है। परिदल पुंज की इकाई, परिदल पुंज की इकाई परिदल यानी कि टेपल होती है। परिदल पुंज की इकाई परिदल यानी कि टेपल होती है। उदाहरण के तौर पर आप जैसे लिख लीजिए लिली इत्यादि, लिली, ब्रैकेट में लिख लीजिए एक बीजपत्री। ये जो आपको देखने को मिलेगा ना परिदल पुंज, ये सामान्यतया किस में मिलेगा? एक बीजपत्री में या द्विबीजपत्री में? बताइए जरा, परिदल पुंज कहां पर देखने को मिलेगा? बताओ भाई, परिदल जो है या परिदल पुंज किस में देखने को मिलेगा? मोनोकॉट में या डाइकॉट में? जल्दी बताओ, परिदल पुंज या परिदल कहां पर ये फ्लावर के किस भाग में होता है? हे भगवान, अरे राजा, एक बीजपत्री। कैसा बेवकूफ भरा सवाल किया है भाई। ये इस तरीके से मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए कि ये थैलमस है, ये क्या है? मान लो कैलिक्स है, यहां पर क्या है? कोरोला है। तो ये कैलिक्स और कोरोला आपस में मिल जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, और जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो इन्हीं को परिदल पुंज कहा जाता है। किस भाग में क्या पाए जाते हैं? ये खुद एक भाग है, परिदल पुंज तो खुद एक भाग है। कम से कम डाउट तो अच्छा पूछो है। हाँ, तो ये सामान्यतः एक बीजपत्री में पाए जाएंगे, मोनोकॉट्स में पाए जाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? ये क्लियर है या नहीं? अरे यार, तुम लोगों को ना जज करने से फुर्सत नहीं है। कुछ बता रहे हैं ये 11th का, ये 12th का है, 4 अक्षर पढ़े नहीं है, हैं? सुनो भाई, इस क्लास में पढ़ने का एक ही रूल है, और रूल हम डिसाइड करेंगे जब हमारा मन होगा, जैसा मन होगा। ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा रहे हैं, पढ़ो चुपचाप, बकवास मत किया करो। ठीक है, वैज्ञानिक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने इस चैप्टर की शुरुआत में आपको एक वैज्ञानिक के बारे में पढ़ाया है। ये वैज्ञानिक भाई साहब के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है पुंकेसर के बारे में, लघु बीजाणुधानी के बारे में और परागकण के बारे में। एक एक करके सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो बेटा हमें पुमंग के बारे में पढ़ना है। पुमंग, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। पुमंग, पुमंग यानी कि एंड्रोसियम, बता चुका हूं मैं। पुमंग यानी कि एंड्रोसियम। बेटा पुमंग जो होता है, आप कहेंगे कि ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। पुमंग जो होता है, ये पुष्प का नर जनन अंग होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। पुमंग जो है, ये पुष्प का क्या होता है? नर जनन अंग। ठीक है, पुमंग क्या होता है? पुष्प का नर जनन अंग होता है।
और बच्चों इसकी जो इकाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसकी जो इकाई है, इकाई, इसकी इकाई को हम लोग क्या कहेंगे? इसकी इकाई को हम लोग कहेंगे पुंकेसर। इसकी इकाई को क्या कहेंगे हम लोग? पुंकेसर। और पुंकेसर जो होता है बेटा, इसी को कहा जा सकता है लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर को ही हम लोग क्या कह सकते हैं? लघु बीजाणु पर्ण कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं। तो फिर ध्यान से सुनिएगा कि पुष्प में जो नर जनन अंग है, क्या एक एक चीज को ध्यान से सुनना, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से लिखता हूं मैं, बहुत व्यवस्थित तरीके से लिखता हूं मैं। तो बेटा आपको नोट्स क्लास में ही बनाने हैं, बॉटनी के नोट्स आपको क्लास में ही बनाने हैं। बाकी दूसरे सर ने आपको क्या बोला है वो उनके सब्जेक्ट में। ये क्लास बॉटनी की है, ये मेरा शिवगढ़ और मैं यहां का बाजीराव सिंघम। आगे बात समझ, यहीं पे नोट्स बनाइए। कितना समय मिल रहा है आपको? बहुत समय मिल रहा है, ठीक है ना? तो पुमंग क्या हो जाएगा? पुष्प का नर जनन अंग हो जाएगा, ठीक है। और या आप कह सकते हैं कि पुंकेसरों का समूह हो जाएगा। और ये जो पुमंग की इकाई है इसको पुंकेसर कहते हैं, यानी पुमंग की इकाई है पुंकेसर। सही है कि नहीं? सब बनाना है बेटा, डायग्राम भी बनाना है, लिखना भी है, सब आपके लिए है। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, समझने पे ध्यान दो। अगर आप चैटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आप कभी सिलेक्ट नहीं होंगे। अगर आप चैटिंग में ध्यान दे रहे हैं, अगर आपका ध्यान थैंक यू लिखने में है, अगर आपका ध्यान उल्टे पुल्टे डाउट पूछने में है, आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, 100% आपका सिलेक्शन होगा। 12th का सिलेबस यही है, अलग अलग से कुछ नहीं पढ़ना, हम पढ़ा रहे हैं ना आपको, ठीक है ना। वो मोदी जी चिल्ला रहे मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी, अपनी गारंटी मोदी जी से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना। एएसपी की जो गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी से भी ज्यादा है ना, एकदम सॉलिड है। यही बोर्ड में आएगा, यही सवाल जो है क्या होगा, नीट में आएगा। बस बोर्ड में क्या होता है, आपको सब्जेक्टिव छापना होता है। जैसे आपसे कहेगा, ठीक है ना, जैसे अगर उसने आपसे कहा कि पुंकेसर के बारे में बताइए, तो चित्र बनाओ, ऐसा करो वैसा करो, कि पुमंग जो होता है पुष्प का नर जनन अंग होता है, पुमंग की इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये बोर्ड है, ये क्या है, बोर्ड है। लेकिन नीट में आपसे क्या कहेगा, नीट में आपसे कहेगा कि पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है, पुमंग, जायांग, बाह्यदल, दल, तो आप कहेंगे पुमंग। यही तो अंतर है ना। जैसे बोर्ड में आपसे क्या कहेगा, बोर्ड का क्वेश्चन क्या होता है बताइए जरा। बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में आपसे कहेगा पुंकेसर के बारे में टिप्पणी कीजिए, है ना, पुंकेसर के बारे में टिप्पणी कीजिए। ये बोर्ड का प्रश्न है, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें तरीका बता देता हूं, ठीक है। टिप्पणी कीजिए, तो आप इसका उत्तर क्या लिखोगे बताओ। कि पुंकेसर जो है, आप कहेंगे कि पुंकेसर पुमंग की इकाई होती है, पुंकेसर पुमंग की इकाई होती है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपसे नीट में पूछेगा, तो ये बोर्ड का काम हो गया। नीट में कैसे पूछेगा, नीट में आपसे पूछेगा क्वेश्चन देके कि पुमंग की इकाई क्या होती है, पुमंग की इकाई क्या होती है, ठीक है। पहला ऑप्शन स्त्री केसर, दूसरा ऑप्शन अंडप, तीसरा ऑप्शन पुंकेसर, चौथा ऑप्शन पंखुड़ी। नीट में ऑप्शन देके आएगा, आप आंसर टिक कर दोगे पुंकेसर। बेटा कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कॉन्सेप्ट तो वही है। तो चाहे बोर्ड आए चाहे नीट आए, कॉन्सेप्ट वही है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि जितना मैं आपसे कह रहा हूं, जितना मेरी आपसे उम्मीद है, अगर आपने उतना कर लिया
तो बोर्ड में 100% आंसर मतलब मार्क्स लेकर आओगे, और नीट में 180 में से 180। कल ही मैंने बता दिया था। तो घबराने की या चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको ये सब छोटी छोटी बातें एक बार में समझ में नहीं आती तो फिर बेवकूफ हैं आप, ये भी सुन लीजिए, ठीक है ना। अगर आपको ये सब छोटी छोटी बातें नहीं समझ में आती हैं तो फिर बेवकूफ हैं आप। और ना सर पढ़ाइए, सर जल्दी पढ़ाइए, सर स्लो पढ़ाइए, इससे कुछ नहीं होता है, सिर्फ तुम्हारा नुकसान होता है, ठीक है ना, सिर्फ तुम्हारा नुकसान होता है। और थोड़ा सा समय दो, ठीक है, पढ़ा करो। मैंने बोर्ड पे 4 लाइन लिखी नहीं है, तुम्हारे डाउट शुरू हो गए। सर डायग्राम बनाना है क्या, सर फिगर बनाना है क्या, सर नोट्स बनाना है क्या। अरे भैया बोर्ड तो भरने दो मुझे, बोर्ड तो भरने दो। बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं, बोर्ड तो भरने दो। चलो आओ। ये मतलब ये जिनका फेवरेट ना डॉली चाय वाला होता है, वही ऐसे सवाल बार बार पूछते हैं कि डायग्राम बनाना है क्या, क्या करना है क्या नहीं करना है। श्रेया बेटा अगर आप अंधे नहीं, अगर आपके पास आंखें हैं तो देखिए ये एनसीईआरटी भी मैं लेकर आया हूं। कल भी मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई थी। एक बार पहले पढ़ो, उसके बाद चाय चाय करना। अंडे से निकले चूजे हो तुम, मुझसे ज्यादा औकात नहीं है तुम्हारी। अंडे से निकले चूजे हो तुम। तो कल मैंने आपसे कहा था चुपचाप पढ़िए, ज्ञान मत दीजिए। वो लाइन ऑफ द एसेंस में आ गया, सुन के आ गया उधर उधर से। चलो सुनो, पुंकेसर जो है वो लघु बीजाणु पर्ण के बराबर होता है। पर्ण मतलब क्या होता है, पत्ती। पर्ण का मतलब क्या होता है, पत्ती होता है, ठीक है। यानी पुंकेसर उस पत्ती के जैसा है जो लघु बीजाणु का निर्माण कराती है, ठीक है ना। पुंकेसर जो है उस पत्ती के जैसा होता है जो क्या करता है बेटा, बीजाणु बना, लघु बीजाणु बनाता है। क्लियर, फिर ध्यान से सुनिएगा, पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण के बराबर होता है, राइट। और बेटा पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक तो होता है डंठल तंतु, कह दीजिए उसको, डंठल कह दीजिए या फिर तंतु कह दीजिए, कहीं कहीं पर पुतंतु भी लिखकर आ जाता है, और इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। ये जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के 2 भाग होते हैं। एक को आप क्या कहते हैं, डंठल कहते हैं, या फिर तंतु कहते हैं, या फिर पुतंतु कहते हैं। और वो इंग्लिश में कहा जाता है फिलामेंट। इंग्लिश में क्या कहा जाता है बेटा, फिलामेंट कहा जाता है। क्लियर। दूसरा जो भाग है उसको कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं बेटा, परागकोश। इंग्लिश में कह दिया जाता है एंथर। इंग्लिश में क्या कह दिया जाता है बेटा, एंथर कह दिया जाता है, ठीक है। तो पुमंग की इकाई है पुंकेसर, और पुंकेसर किसके इक्विवेलेंट होता है, पुंकेसर किसके समान होता है, तो आप कहेंगे पुंकेसर लघु बीजाणु पर्ण के समान होता है। पुंकेसर किसके समान होता है, लघु बीजाणु पर्ण के समान होता है। पुंकेसर के कितने भाग होते हैं, तो आप कहेंगे पुंकेसर के मुख्यतया 2 भाग होते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पुंकेसर के बेटा मुख्यतया 2 भाग होते हैं। तो बेटा ये वाला जो भाग है पुंकेसर, ये ऐसे बनेगा, पुंकेसर का जो ये वाला भाग है उसको क्या कहा जाएगा, परागकोश। और जो ये वाला भाग है उसको कह दिया जाएगा डंठल या तंतु या पुतंतु। इतना समझ में आया। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, इसको क्या कहेंगे, फिलामेंट कह देंगे, या डंठल कह देंगे, या तंतु कह देंगे, या पुतंतु कह देंगे। क्लियर। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसे हम परागकोश कहते हैं या फिर एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं अथवा एंथर कहते हैं। अब आप एक ये पॉइंट देखिए बेटा, ये पॉइंट, इसको कहा जाता है संयोजी। इसको क्या कहा जाता है बेटा, संयोजी, या इसी को कह दिया जाता है योज, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव।
ठीक है, क्या कहते हैं, संयोजी कहते हैं, या फिर इसी को योजी कहते हैं, और या फिर बेटा इसी को कनेक्टिव कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, कनेक्टिव कहते हैं। दरअसल ये वो हिस्सा है, आप कहेंगे यहां पर तंतु तथा पराग कोष, तंतु तथा पराग कोष जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो गया, पराग कोष। ये डंडी क्या हो गई, पुतंतु या तंतु या डंठल। अब ये जो डंठल है कहीं पर तो पराग कोष से जुड़ा होगा, बताओ। ये जो फिलामेंट है कहीं पर तो इस एंथर से जुड़ा होगा, बोलो भाई, जुड़ा होगा या नहीं होगा। तो जहां पर ये जुड़ा हुआ होता है, जहां पर ये आपस में चिपके हुए होते हैं, जहां पर ये ज्वाइंट होते हैं, उस हिस्से को संयोजी कह दिया जाता है, या फिर योजी कह दिया जाता है, या फिर कनेक्टिव कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है बेटा, कनेक्टिव कह दिया जाता है। लाइन ऑफ डेसेंस पढ़ेंगे अभी, पहले ये बताओ ये समझ में आया, ये जितना इस बोर्ड पे लिखा है वो समझ में आया। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं बताओ, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं। बेटा हेडलाइंस की इंग्लिश जहां पे जरूरी थी ये लिखी हुई है, इधर देखो पहले, ये लिखी हुई है इंग्लिश, ठीक है, और जिसकी जरूरी थी ये मैंने वापस से लिखा हुआ है। लिखा तो है बेटा, और कैसे लिखे, इसी को इंग्लिश कहते हैं बेटा। ये जो फिलामेंट लिखा है ना यही इंग्लिश है, तुम्हें नहीं मालूम क्या, अरे बाप रे। और जैसे ये एंथर लिखा हुआ है यही इंग्लिश है बेटा, इसी को इंग्लिश कहते हैं हम लोग। आप क्या इसको कुछ और कहते हैं क्या है, आप क्या इसको कुछ और कहते हैं क्या। सुनो, लबड़ झबड़ आंसर मत करना, नीट के एग्जाम में सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। तो नर जनन अंग क्या हो जाएगा, पुमंग। मुझे बताओ पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, बोलो बच्चों, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं, पुमंग की इकाई को क्या कहते हैं। मजा आ गया है, आ गया मजा, ऐसे ही आएगा। पुंकेसर कहते हैं। मुझे बताइए पुंकेसर किसके समान होता है, पुंकेसर किसके समान होता है, लघु बीजाणु पर्ण के या गुरु बीजाणु पर्ण के। पुंकेसर किसके समान होता है, पुंकेसर किसके समान होता है, लघु बीजाणु पर्ण के या फिर गुरु बीजाणु पर्ण के। हाँ लघु बीजाणु पर्ण। अच्छा मुझे बताओ ये जो पुंकेसर होता है, पुंकेसर के मुख्यतया कितने भाग होते हैं, पुंकेसर के मुख्यतया कितने भाग होते हैं, पुंकेसर के मुख्यतया कितने भाग होते हैं। दो। ये जिसमें पराग कण पाया जाएगा, ये जो हिस्सा इसको क्या कहा जाएगा, ये जो है इसको क्या कहेंगे, यहां जहां पर बाद में पराग कण पाया जाएगा तो ये वाला हिस्सा क्या कहा जाएगा, इस हिस्से को क्या कहेंगे, पराग कोष कहेंगे। क्या कहेंगे, पराग कोष। ठीक है, और ये जो डंठल है इस डंठल को क्या कहा जाएगा, बच्चों ये जो डंठल है इस डंठल को क्या कहेंगे,
इस डंठल को क्या कहेंगे? इस डंठल को क्या कहेंगे? पुतंतु या फिलामेंट कहेंगे। ठीक है ना? पुतंतु कहेंगे या फिर फिलामेंट भी कह सकते हैं। बढ़िया। जहां पर फिलामेंट और अंथर मिलता है उसे क्या कहेंगे? जहां पर ये तंतु पुतंतु और परागकोश आपस में मिलते हैं उसको क्या कहेंगे? जहां पर फिलामेंट और एंथर मिलता है, जहां पर पुतंतु और परागकोश मिलता है, जहां पर ये आपस में जुड़े होते हैं उसे संयोजी कहेंगे या योजी कहेंगे? इंग्लिश में आप उसे कनेक्टिव कह सकते हैं। अब यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो मित्रों, यहां तक क्लियर है सबको? सबको समझ में आ गया? देखो मैं यहीं पे याद कराऊंगा आपको। घर में तो आपको क्या करना है, सिर्फ पड़ोसियों को टेंशन देनी कि आपको सब आता है ना? घर में आपको सिर्फ टेंशन देनी है, घर वालों को भी और पड़ोसियों को भी, कि बॉटनी में सब आता है। मुझे बस इतना बता दीजिए, इस बोर्ड में जितना लिखा है वो क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं या किसी को कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है या डाउट है किसी को? क्लियर है ना? मजा आ गया? आयो नहीं आयो मजा? बोलो भाई, मजा आ गया हो कि नहीं? यहां तक पढ़ने में मजा आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब सुनो। अब इसके आगे की कहानी सुनो। अभी ये पूरा थोड़ी हुआ है, अभी तो ये तुम्हारे बहुत प्राण पिएगा, टेंशन मत लो। अभी तो ये तुम्हारे बहुत ज्यादा प्राण पिएगा। सुनना, अभी मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, यहां पर बात कर रहा हूं बेटा, ये इस तरीके से अगर आप देखें, अभी मुझे सिर्फ पुतंतु की बात करनी है। हमें क्या करनी है बेटा? पुतंतु की बात करनी है। ये जो क्या है, पुतंतु है। बार बार इंग्लिश नहीं लिखूंगा, एक बार लिख चुका हूं, नहीं तो नोट्स तुम्हारा खिचड़ी हो जाएगा। ठीक है, सुनना 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 बेटा, ये जो पुतंतु है, फ्लोरल एक्सिस जो है, थैलमस पुष्पासन, यहां पे मैंने लिखा है ए, और यहां पे भाई दो सिरे हो गए, एक ये बी और एक ये ए। ऐसे देखो, ये जो डंठल है, ये जो पुतंतु है, इसके दो सिरे हो गए, एक सिरा हो गया ए और दूसरा सिरा हो गया बी। बताओ कौन सा सिरा ऐसा है जो पुष्पासन के पास होगा? ए और बी, कौन सा सिरा ऐसा है जो पुष्पासन के पास होगा? ओ बेटे, आंसर कर दो। फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा बेटा, मैं फास्ट पढ़ाता ही नहीं हूं। फास्ट पढ़ाने का मेरे जीवन में कोई सीन नहीं है। मैं फास्ट नहीं पढ़ाता, मैं स्लो पढ़ाता हूं, बच्चे के भेजे में डालता हूं। तुम्हें आ रहा है, तुम निकलो यहां से। तुमको अगर चीजें आ रही हैं, घर जाओ, बढ़िया मजे करो, चाय नाश्ता करो, रिकॉर्डेड वीडियो आ जाएगा, 5x की स्पीड में देखना, अगले साल फिर देखना, 5 साल और देखना। तो ए वाला जो है ये थैलमस के पास होगा। भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बी वाला थैलमस के दूर कैसे है, बी वाला थैलमस के पास कैसे है? भाई जब भी कभी तुम पुष्प बनाओगे ऐसे, अगर ये थैलमस हो गया ज्ञानियों, ये थैलमस हो गया, तो इसी तरीके से तो बनाओगे ना, इसी तरीके से तो बनाओगे। अच्छा, इसको मैंने ए कहा हुआ है और इसको मैंने बी कहा हुआ है। अब बताओ जरा, अब इसको देख के बताओ। हाँ,
तो पास में जो सिरा है वो कौन सा है बताइए जरा। तो आप कहेंगे सर पास में जो सिरा है, ठीक है ना, पास में जो सिरा है बेटा, पास में जो सिरा है वो कौन सा है। तो पास में बेटा सिरा है ए, और ये दूर है, ठीक है ना, ये दूर है। तो ये जो दूरस्थ सिरा है इसको कहा जाएगा पुतंतु का दूरस्थ सिरा। जो दूर स्थित है तो इसको कहा जाएगा पुतंतु का दूरस्थ सिरा, और ये जो है इसको कहा जाएगा समीपस्थ सिरा। ठीक है मित्रों, तो आपने क्या देखा कि जो पुतंतु है ये दूर वाला हिस्सा है, तो पुतंतु का जो दूर वाला हिस्सा है उसे हमने कह दिया दूरस्थ सिरा, और जो पास वाला हिस्सा है उसे कह दिया समीपस्थ सिरा। इसको क्या कह दिया, पुतंतु का दूरस्थ सिरा, और इसको क्या कह दिया, पुतंतु का समीपस्थ सिरा। पुतंतु का समीपस्थ सिरा। बच्चों ये जो दूरस्थ सिरा है कहते हैं कि यह कैसा होता है, फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। पुतंतु का जो दूरस्थ सिरा है, डिस्टल एंड, जो दूर स्थित है, तो बच्चों पुतंतु का दूरस्थ सिरा कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है। समीपस्थ सिरा की 3 कंडीशन है, या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा, या तो किससे जुड़ा होगा, पुष्पासन से, पुष्पासन से जुड़ा होगा, अथवा दलपुंज से जुड़ा होगा, दलपुंज से जुड़ा होगा, अथवा परिदल पुंज से जुड़ा होगा। समझ रहे हो भाई, क्या क्या कंडीशन है। दूरस्थ सिरा तो कैसा होता है, स्वतंत्र होता है। पुतंतु का दूरस्थ सिरा, पुतंतु का दूरस्थ सिरा कैसा होता है बेटा, स्वतंत्र होता है। पुतंतु का दूरस्थ सिरा स्वतंत्र होता है, लेकिन ये जो समीपस्थ सिरा है या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा, अगर पुष्पासन से नहीं जुड़ा है, अगर पुष्पासन से नहीं जुड़ा है तो फिर वो दलपुंज से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, दलपुंज से। और अगर दलपुंज से नहीं जुड़ा है तो फिर परिदल पुंज से जुड़ा होगा। किससे जुड़ा होगा, परिदल पुंज से जुड़ा होगा। ठीक है ना। इधर देखो, जैसे मान लो ये थैलमस है, जैसे ये थैलमस है, ये जो थैलमस होता है बेटा, या तो ये इस तरीके से इसमें जुड़ा होगा, या फिर मान लो ये क्या है, कोई पेटल है उसमें जुड़ जाए। मोनोकॉट में क्या है, ये परिदल पुंज होता है, तो हो सकता है कि परिदल से जुड़ जाए। ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटी हैं। ये क्या है बेटा, इधर 3 पॉसिबिलिटी हैं। कौन कौन सी 3 पॉसिबिलिटी हैं मैंने आपको बता दिया। क्या बताया कि या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा, या दलपुंज से जुड़ा होगा, या फिर परिदल पुंज से जुड़ा होगा। बेटा ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई पुतंतु की। आइए पराग कोश की बात करते हैं। आप कहेंगे आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजियों में, आवर्त बीजियों में प्रारूपिक परागकोश, प्रारूपिक परागकोश प्रायः द्विपालित होता है, प्रायः द्विपालित होता है। द्विपालित यानी कि बाइलोब्ड, द्विपालित है यानी कि 2 पालियां उपस्थित हैं।
क्या है बेटा? दो पालियां उपस्थित हैं। इंग्लिश में कहते हैं बाइलोब्ड। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा? बाइलोब्ड। कुछ इस तरीके से ये जो आप देख रहे हैं ना, ठीक है, ये देखिए भाई, ये ऐसा आप देख रहे हो इसको इस तरीके से। तो बेटा ये क्या हो गया बताइए जरा? ये हो गई एक पाली और ये हो गई दूसरी पाली। यहां पे डायग्राम में देखो, ये इस तरीके से दिखाया गया है, एक और दो पाली दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है ना। और फिर आप कहेंगे कि प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। यानी कि बेटा दो कोष्ठ का मतलब कैसा हो जाएगा? ये डाइथीकस, डाइथीकस हो जाएगा। समझिएगा भाई, ये जो संरचना है, ये जो संरचना है बेटा, इसमें जब आप देखेंगे तो अब क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे दो कोष्ठ पाए जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको? पहले हमने क्या कहा? दो पाली, एक ये पाली और एक ये पाली। कितनी पाली हो गई बेटा? दो पाली हो गई। कितनी पालियां हो गई यहां पर? दो पालियां हो गई भाई। TWO, दो पालियां। क्लियर? सामान्यतया दो होती हैं। सुनो पहले, पूरी बात सुनो। सामान्यतया दो पालियां होती हैं, यानी कि बाइलोब्ड होता है। और बेटा सामान्यतया आप देखेंगे कि फिर हर पाली में दो कोष्ठ होते हैं। ये देखिए, एक कोष्ठ, दो कोष्ठ, एक कोष्ठ, दो कोष्ठ। तो इसको कहते हैं डाइथीकस। अपवाद भी मैं लिखा रहा हूं आपको 11th क्लास में, ठीक है ना। 11th क्लास में मार्फोलॉजी वाले चैप्टर में फैमिली मालवेसी पढ़ना होता है आपको। क्या पढ़ना होता है? फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी पढ़ना होता है। तो बेटा जो फैमिली मालवेसी है उसमें क्या होता है? एक कोष्ठ प्रेजेंट होता है, मोनोथीकस अवस्था होती है। एक कोष्ठ प्रेजेंट यानी कि मोनोथीकस, मोनोथीकस, मोनोथीकस। और जब आप ये संरचना देखेंगे तो ये आपको पराग कोष कुछ ऐसा दिखाई देगा, 1 2 3 4 चतुष्कोणीय। तो आप कहेंगे बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर या अनुप्रस्थ काट, सीधे सीधे कहो कि पराग कोष चतुष्कोणीय होता है। पराग कोष चतुष्कोणीय होता है। पराग कोष चतुष्कोणीय यानी कि टेट्रागोनल होता है। टेट्रागोनल होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक रटने का तरीका बता रहा हूं। जितना मैंने इतनी देर में पढ़ाया है, जितना मैंने इतनी देर में पढ़ाया है बेटा, ये रहा आपका एएसपी पॉइंट, ये रहा आपका एएसपी पॉइंट। और ये एएसपी पॉइंट आपसे क्या कह रहा है बताइए? आप कहेंगे कि जो पराग कोष होता है, पराग कोष बताइए कैसा होता है? तो आप कहेंगे कि द्विपालित, द्विपालित। सामान्यतया हर पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? तो आप कहेंगे दो कोष्ठीय। हर पाली में दो कोष्ठीय, हर पाली में। और साथ ही साथ कैसा हो जाएगा बेटा? चतुष्कोणीय यानी कि टेट्रागोनल। चतुष्कोणीय यानी कि टेट्रागोनल। ये हुआ बेटा आपका पराग कोष की संरचना। ये क्या होगी भाई? ठीक है, ये क्या हो गया? ये आपके पराग कोष की संरचना हो गई। तो देखिए जरा ध्यान से, यहां तक तो आपने पढ़ ही लिया था। अब आप मुझे ये बताओ कि पुतंतु का दूरस्थ सिरा कैसा होता है?
पुतंतु का दूरस्थ सिरा कैसा होता है? बताइए मुझे। पुतंतु का दूरस्थ सिरा कैसा होता है? पुतंतु का दूरस्थ सिरा कैसा होता है? बच्चों प्लीज आंसर करो। हाँ, दूरस्थ होता है। और बेटा पुतंतु का जो, अच्छा एनसीईआरटी ने तो दो ही बातें लिखी, मैं आपको यह भी बता दूं, 12th एनसीईआरटी में दो बातें लिखी गई हैं। 12th एनसीईआरटी में यही दो बातें लिखी गई हैं। ये वाली बातें आपको 11th एनसीईआरटी में मिलेंगी, मैं ये भी बता दूं, अगर आपको लगे कि मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं। तो समीपस्थ सिरा या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा, या फिर दलपुंज से जुड़ा होगा, और या फिर परिदल पुंज से जुड़ा होगा। जो नजदीक है, जो पास में है, जो समीप है, उसका बताइए भाई, बोलो बच्चों। जो नजदीक है, समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा, समीपस्थ सिरा कैसा होगा? समीपस्थ सिरा कैसा होगा? या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा, या दलपुंज से जुड़ा होगा, और या फिर क्या हो जाएगा बेटा, परिदल पुंज से जुड़ा होगा। बताइए सामान्यतया कितनी पालियां उपस्थित होती हैं? स्वतंत्र का मतलब फ्री। चलो मुझे बताओ बेटा, एक सामान्यतः अगर आप देखें, जनरली आप देखें, नॉर्मली अगर आप देखें, ठीक है ना, सामान्यतया देखें, नॉर्मली, यूजुअली, प्रायः, तो बेटा जो एंथर है यानी कि जो पराग कोश है उसमें कितनी पालियां होती हैं? एक पाली होता है या दो पाली उपस्थित होती हैं वहां पर? बताओ बेटा, वहां पर एक पाली उपस्थित होती है या फिर दो पालियां उपस्थित होती हैं? दो पालियां। और प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? लेकिन बेटा मालवेसी में प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? मालवेसी में प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ होते हैं? कुछ भी लिख रहे हो यार, सामने सामने नहीं दिख रहा क्या? ये चार किसका आंसर आ रहा है बेटा? कहां से आ रहा है भाई ये चार आंसर? कहां का विज्ञान है ये जो भी लोग चार आंसर ला रहे हैं कहां से ला रहे हैं? अमेजॉन से मंगाया है क्या? 50% ऑफ चल रहा था। कहां से आ रहा है भाई चार आंसर तुम्हारा है? अभी भी कुछ बेवकूफ चार आंसर कर रहे हैं। भैया चार आंसर आ कहां से रहा है तुम्हारा? कहां पे है चार पालियां? कहां से आ रहा है चार आंसर बताओ जरा। ये चार आंसर कहां से आ रहा है? अच्छा 4 साल ड्रॉप लोगे ये बता रहे हो? ओके तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो सामान्यतया एक पाली में दो कोष्ठ, लेकिन मालवेसी में एक पाली में एक कोष्ठ। याद रखिएगा अपवाद वाली बात है। यानी पराग कोष के बारे में आपको क्या याद रखना है कि पराग कोष द्विपालित होता है, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं और ये चतुष्कोणीय होता है। खत्म। ये जो पराग कोष है बेटा, पराग कोष कैसा होता है? द्विपालित। पराग कोष कैसा होता है? द्विपालित। प्रत्येक पाली में कितने कोष्ठ? दो कोष्ठ। और ये कैसा होगा? चतुष्कोणीय। कैसा हो जाएगा बेटा? चतुष्कोणीय। आगे बात समझ क्लियर है यहां तक? प्रारूपिक का मतलब जो सामान्यतया पाया जाता है। मालवेसी एक फैमिली का नाम है। मालवेसी एक फैमिली का नाम है, जैसे सोलेनेसी, लिलिएसी, एस्टरेसी, पोएसी, रोजेसी, टेट्रासेंट्रेसी, विंट्रेसी, टोकोडेंड्रेसी।
वैसे क्या होता है मालवेसी। मालवेसी एक फैमिली का नाम है। अलग अलग पादप कुल होते हैं ना, जो लिली और प्याज का कुल है जैसे कि लिलिएसी, जो गेहूं चावल का कुल है जैसे कि पोएसी, ठीक है। तो वैसे ही जो गुड़हल भिंडी कपास का कुल है मालवेसी कुल कहते हैं। कौन सी फैमिली? मालवेसी। ठीक है, ऐसे याद कर लेना, एम फॉर मालवेसी, एम फॉर मोनोथिकस। ठीक है, एम फॉर मालवेसी, एम फॉर मोनोथिकस। तो मालवेसी एक फैमिली है। प्रारूपिक का मतलब जो सामान्यतया देखा जाता है, जनरली जो देखा जाता है। क्लियर है? चतुष्कोणीय मतलब जो चार कोनों वाला हो। चतुष्कोणीय जो चार कोनों वाला हो। चतुष्कोणीय यानी कि जो चार कोनों वाला है। ठीक है, अभी समझ में आ गया? किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लो, जल्दी से बताओ नहीं तो आगे बढ़े। बेटा हिंदी मीडियम का बैच है, हिंदी मीडियम में पढ़ाई होगी। जहां पे इंग्लिश जरूरी है लिख दिया है मैंने। बाइलोब्ड लिखा है, डाइथिकस लिखा है, मोनोथिकस लिखा है, टेट्रागोनल लिखा है। मैं तो इंग्लिश में पढ़ा दूंगा, तुम फटके फ्लावर हो जाओगे। समझो बात को, मैं तो पढ़ा दूंगा इंग्लिश में, तुम जो है ना फटके फ्लावर हो जाओगे बेटा। फ्लावर ही हो तुम, फायर वायर नहीं हो कुछ भी। चलिए, किसी पॉइंट पे डाउट है तो बताओ। किसी पॉइंट पे कोई डाउट है? आगे बढ़े। मालवेसी का एग्जाम्पल, भिंडी खाई कभी? भिंडी, भिंडी की सब्जी खाई है? भिंडी 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 खाई नहीं खाई? भिंडी जानते हो? हाँ, तो भिंडी जो होता है बेटा वो मालवेसी में ही आता है। चलिए थोड़ा सा ना एनसीईआरटी खा लेते हैं। ये देखिए बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है अगर आप एक विशिष्ट, ध्यान से सुनिएगा, एक विशिष्ट पुंकेसर को दो भागों में विभक्त रहता है। इसमें एक लंबा एवं पतला डंठल तंतु फिलामेंट होता है। ठीक है, और जो अंतिम सिरा जो है द्विपालिक संरचना पराग कोश कहलाता है। कह रहा है ये जो तंतु का समीपस्थ सिरा है या तो ये पुष्पासन से जुड़ा होगा या पुष्पदल से जुड़ा होगा। ये देखो मैंने बताया ना, 11th के एनसीईआरटी ने यही लिखा, सॉरी 12th के एनसीईआरटी ने, कि या तो पुष्पासन से जुड़ा होगा और या फिर दल पुंज से जुड़ा होगा। ये वाली बात 11th में लिखी गई है। आगे आओ। कह रहा ये देखो पुंकेसरों की संख्या और लंबाई भिन्न भिन्न प्रजाति के पुष्पों में अलग होती है। ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, इसमें कुछ भी समझना नहीं है आपको। क्या नहीं समझना है बेटा? ये नहीं समझना है कि यहां पर मतलब, अब इसमें क्या याद करोगे? नॉर्मल सी बात है, आप सबकी जो इंसानों की लंबाई है वो एक समान होती है क्या? बताओ, क्या सारे इंसानों की लंबाई एक समान होती है? नहीं होती। तो वैसे ही यहां पर जब आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ भाई? आप कहोगे कि इनकी जो लंबाई और संख्या है वो अलग अलग जाति में अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग जाति में क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। कह रहा प्रारूपिक आवृत बीजी परागकोश द्विपालित होते हैं, बताया मैंने। और कह रहा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं, यानी कि ये द्विकोष्ठी होते हैं। कह रहा ये जो है अनुलंब खाच कोष्ठ को अलग करते हुए लंबवत गुजरता है, वो भी समझेंगे अभी हम सारी बातें। ठीक है, कह रहा पराग कोश कैसी संरचना है? एक चार दिशीय यानी कि चतुष्कोणीय संरचना है। यहां तक की बात हो गई। यहां से हमें आगे पढ़ना है, यहां से अभी हमें आगे पढ़ना है। चलो भाई, तो ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? अंकित राज, बोर्ड के लिए डिफिनीशन चाहिए, औकात में रहो बेटा, तमीज से बोलो। पहली बात तो ये चाहिए वाहिए वाली लैंग्वेज यहां नहीं चलेगी। ठीक है ना, ये छपरी जैसी जो हरकतें हैं ना, ये आप अपने घर में करिए।
पीडब्ल्यू की क्लासरूम है, ये चलेगी सिस्टमेटिक, तो चाहिए जैसा कुछ नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, तुम्हें डिफिनेशन जो लिखी गई है यहीं पे लिखी गई है, एनसीईआरटी रीडिंग में यहीं पर करा रहा हूं। अगर दिखाई दे रहा हो तो इतना सब पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी के जो हाईलाइट कराने का काम है वो भी मैं यहीं पर कर रहा हूं। ठीक है, तो बेटा पहले पढ़ना सीख लो। सबसे पहले तो आप क्या करो, पढ़ना सीख लो। बहुत एकदम बहुत तमीज की बात बता रहा हूं मैं। पहले सबसे पहले पढ़ना सीखो। अगर पढ़ने लायक नहीं हो तो मत पढ़ो, एडमिशन कैंसिल कर लो। चलो इधर आओ। ये जो डायग्राम बना होगा यहां पे एक करेक्शन है, यहां पर बेटा एक करेक्शन है, इसको करिए बाह्य त्वचा। अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये वाला डायग्राम निकालिए सबसे पहले। प्रारूपिक मतलब जो सामान्यतः, नहीं एनसीईआरटी नहीं लिखना है, एनसीईआरटी नहीं लिखना है भाई। एनसीईआरटी की बुक है आपके पास? बताइए जरा, क्या आपके पास एनसीईआरटी की बुक है? हाँ, वो कह रहे एपिडिडाइमिस है, भगवान एपिडिडाइमिस नहीं पाया जाता प्लांट में मालिक। तो बेटा अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब नहीं है तो आप लोग कृपया करके एक बुक ले लीजिए एनसीईआरटी की, ठीक है ना। एनसीईआरटी किताब, कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी किताब नहीं है? जरा एक पोल ले लेते हैं। एनसीईआरटी है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन लेंगे भी नहीं, चौथा ऑप्शन हम बेवकूफ है, हम पागल हैं। चार ऑप्शन है बेटा, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी नहीं है, हम लेंगे भी नहीं, और हम पागल है। आपका पोल शुरू होता है अब। अभी लिख के आ जाए, पोल ले लेते हैं, अभी आइडिया लग जाएगा, अभी आइडिया लग जाएगा बेटा, अभी जो है ना आइडिया लग जाएगा। एक बार पोल शुरू करा लेते हैं, पोल के माध्यम से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी है, कितनों के पास नहीं है। चलिए, अभी ये आपका पोल शुरू हो गया है। अब आप मुझे ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स कि आपके पास एनसीईआरटी है या नहीं है? मुझे मालूम है कुछ लोग चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे नालायक दोस्तों, मैंने चौथा ऑप्शन दिया ही इसीलिए है। जब तुमको बिगड़ना ही है तो एक रास्ता मैं भी दिखाऊं बिगड़ने का, बर्बादी के रास्ते पे मैं भी लेके चलूं, है ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ू। जल्दी समाप्त हो भैया। ये देखो 62.27% बच्चों के पास एनसीईआरटी है, यानी कि मैक्सिमम बच्चों के पास एनसीईआरटी है। ठीक है, 34% के पास नहीं है। बेटा आप लोग प्लीज एनसीईआरटी ले लीजिए। 1.4% कह रहे लेंगे भी नहीं, बेटा तुम्हारी मर्जी। और 2.34% कह रहे कि हम पागल हैं। भगवान आपका दिमाग जल्दी ठीक करे, मेरी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार के साथ है। बेटा अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो निकालिए सबसे पहले। अगर आपके पास एनसीईआरटी की किताब है तो वो निकालिए, निकाल ली एनसीईआरटी, एनसीईआरटी निकाल ली भाई। अब देखो एक ये वाला डायग्राम इधर देखो, 1 2 3, ये जहां पर अंतस त्वचा लिखा हुआ इसको लिखो बाह्य त्वचा। ये जहां पर क्या लिखा हुआ है अंतस त्वचा, उस अंतस त्वचा की जगह बेटा लिखो बाह्य त्वचा। क्या लिखो बेटा? बाह्य त्वचा। एनसीईआरटी में करेक्शन करते हुए चलो भाई, बहुत जगह पढ़ाया जा रहा है हिंदी मीडियम में, एनसीईआरटी करेक्शन हम ही करा रहे हैं।
ठीक है ना। यहां पर भी आप क्या कर लीजिए, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस। तो जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है बेटा, सबसे पहले तो आप करेक्शन कर लो। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी है सबसे पहले आप करेक्शन कर लो। अरे जिनके पास है उनकी बात कर रहे हैं, श्रेया तिवारी तुम्हारी बात नहीं कर रहे हैं। जिनके पास एनसीईआरटी है वो प्लीज करेक्शन कर लें। मॉड्यूल का क्या प्रयोग है, मॉड्यूल पढ़ने के लिए है। देखो बेटा, फोन में लैपटॉप में अगर एनसीईआरटी है, मैं आपसे कह रहा हूं, एक 200 रुपए की किताब आती है, 170-80 रुपए की, प्लीज ले लेना, है ना। एक बार में दोस्तों के साथ जाते हो, मोमोज खा के आ जाते हो, मोमो सेपियंस, है ना, तो उतने की किताब आ जाएगी। प्लीज मैं तो यही कहूंगा, आपसे किताब ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब वो लिख रहा है इंग्लिश वाली से, भाई तू इंग्लिश में ही पढ़ ले, तेरी मर्जी। अब देखो, लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है वो समझो आप। अगर आप इसे देखें तो ये समहाउ क्या है, एक टेट्रागोनल संरचना है, ठीक है ना। समहाउ ये क्या है, एक टेट्रागोनल चतुष्कोणीय संरचना है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे। ये क्या है बेटा, एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो पाया जा रहा है, ये जो पाया जा रहा है ना बेटा हर कोने में, इसको कहते हैं बीजाणुधानी। ये पूरा क्या है बताइए जरा, परागकोश। ये पूरा क्या है, परागकोश। इस परागकोश में हर कोने में क्या उपस्थित है, बीजाणुधानी। बीजाणुधानी, बीजाणुधानी को अंग्रेजी में कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। बीजाणुधानी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। इनफैक्ट इसे लघु बीजाणुधानी कहना चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। और यही जो लघु बीजाणुधानी है, ये आगे चल के क्या विकसित हो जाएगी, ये आगे चल के बेटा परागपुटी बनाएगी। क्या बनाएगी, परागपुटी, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक। जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं पॉलन सैक। ध्यान से सुनना भाई, मैंने क्या बताया कि ये जो एक परागकोश है, इस परागकोश में हर कोने में एक क्या पाई जाती है, लघु बीजाणुधानी पाई जाती है। यानी जब यहां पर ऐसे लघु बीजाणु उपस्थित रहेंगे तो इसको क्या कह दिया जाएगा, लघु बीजाणुधानी। और जब लघु बीजाणु पराग कण में विकसित हो जाएगा तो लघु बीजाणुधानी को ही परागपुटी कहते हैं। अरे जैसे तुम्हारा घर में कुछ भी नाम हो सकता है, कल्लू बल्लू मंजू मंजू संजू गंजू चपड़ गंजू, लेकिन स्कूल में तुम्हारा नाम कैसा होगा, स्कूल में तुम्हारा नाम होगा सुमन या राधा या प्रिया या अनामिका या अंशिका, सारी लड़कियां ही है क्या, या काजल या शिवानी या रीना या अनुष्का या जानवी या फिर भावेश या फिर श्रेया या फिर अदिति या फिर मनीष या फिर दिनेश या फिर आकृति, है ना। तो तुम्हारा क्या होता है, समझो घर में कुछ भी नाम होता है, अंजू मंजू संजू गंजू चपड़ गंजू, लेकिन बेटा स्कूल में जब आप जाते हैं तो फिर आपका एक नाम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से, जैसे मान लो कोई इंसान है, उसका घर में नाम है सोनू, घर में क्या नाम है उसका, सोनू, और स्कूल में क्या नाम है उसका, मान लेते हैं सुरेंद्र, क्या नाम है, सुरेंद्र। या जैसे मान लीजिए घर में उसका नाम है सिंकू, ठीक है, स्कूल में या कागजी तौर पे उसका नाम है शिवम, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। सिंकुआ जो है मेरा व्यवहारी है खास, तो घर में उसको क्या कहते हैं, सिंकू, लेकिन कागजों पर उसका क्या नाम है, शिवम। तो आप मुझे बताइए कि क्या सिंकू और शिवम दो अलग अलग इंसान हैं? आप मुझे बताइए। अभिषेक, हाँ ठीक है भाई, सुनो, अरे सुन ले रे भाई, सुन ले, पढ़ ले पहले। तो क्या बताओ, सिंकू और शिवम अलग अलग इंसान हैं? क्या सिंकू और शिवम अलग अलग इंसान हैं? नहीं। ठीक उसी प्रकार से
क्या सोनू और सुरेंद्र अलग अलग इंसान हैं? क्या सोनू और सुरेंद्र अलग अलग इंसान हैं? नहीं। तो आप मुझे बताओ कि क्या लघु बीजाणुधानी और परागपुटी अलग अलग चीजें होती हैं? क्या लघु बीजाणुधानी और परागपुटी अलग अलग चीजें होती हैं? बताइए भाई, क्या लघु बीजाणुधानी और परागपुटी अलग अलग चीजें होती हैं? नहीं, बस अवस्थाओं का अंतर है। जब इनमें क्या उपस्थित रहेंगे? लघु बीजाणु। अभी मैंने लघु बीजाणु जनन आपको नहीं पढ़ाया है। अभी मैंने आपको लघु बीजाणु जनन नहीं पढ़ाया है। जब मैं आपको लघु बीजाणु जनन पढ़ा दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। बस तब तक के लिए यही याद रखिए कि एक अवस्था में जिसका लघु बीजाणुधानी है नाम है, एक अवस्था में जिसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, किसी अवस्था में जिसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, दूसरी अवस्था में उसी का नाम क्या हो जाता है? परागपुटी। क्लियर? जैसे गंगाधर ही शक्तिमान होता है, ठीक उसी प्रकार से लघु बीजाणुधानी ही परागपुटी होता है। बोलो बोलो, लघु बीजाणुधानी ही परागपुटी होता है। बोलो सब लोग, बोलो भाई, लघु बीजाणुधानी ही परागपुटी होता है। बोलो बच्चों, लघु बीजाणुधानी ही परागपुटी होता है। कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो, कमेंट में आंसर करो भाई कि लघु बीजाणुधानी ही परागपुटी होता है। बेटा प्लीज कमेंट में आंसर लिखिए, प्लीज बेटा कमेंट में आंसर लिखो, लिखो। नहीं नहीं, जब तक नहीं लिखो ऐसे यस सर करने से काम नहीं चलेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। जो बच्चे आंसर कर रहे हैं वो सब राजा बेटा हैं, रानी बेटियां हैं, बाकी लोग बेवकूफ है, गधे हैं। ठीक है, तो एक अवस्था में जिसका नाम लघु बीजाणुधानी है उसी को दूसरी अवस्था में क्या कहते हैं? परागपुटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परागपुटी कहते हैं। चलो एक सवाल करते हैं, यहां पर समय आ गया, पोल कराया जाए। एक प्रारूपिक, एक प्रारूपिक पराग कोश में, एक प्रारूपिक पराग कोश में कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं? कितनी लघु बीजाणुधानियां, कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं? कितनी लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती हैं? बेटा ये सवाल हमने लिख लिया है, ठीक है। पोल के माध्यम से आंसर करिए ताकि यह भी पता चले कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक बार सवाल लिख जाए फिर हम पोल शुरू करेंगे। हाँ, आपका पोल शुरू होता है अब। बच्चों आपको पोल के माध्यम से आंसर करना है। पोल शुरू हो चुका है। आप सबको पोल के माध्यम से आंसर करना है बेटा।
पोल के माध्यम से आंसर करिए कृपया करके, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं मित्रों। पोल में प्रॉब्लम आ रही क्या? क्यों भाई, क्या किसी बच्चे को पोल में प्रॉब्लम आ रही है? क्या किसी बच्चे को पोल में प्रॉब्लम आ रही है? 73.54% बच्चों का आंसर सही है। बाकी जो है अगर देखा जाए लगभग लगभग 26.5% बच्चों का आंसर गलत है। विशेष शर्मा प्रथम स्थान पर हैं, उदय सरावगी, फिर है दिलखुश शर्मा, फिर है डॉक्टर अविनाश चौधरी, डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब, फिर है मोहित शर्मा। ये मोहित शर्मा वही तो नहीं है आईपीएल वाला, है ना? उस दिन बहुत रन पड़े बेचारे को, कितने 73 रन 4 ओवर में। फिर राधिका राठौर, मानसी, और फिर है लवली पूनम सिंह, रवि भाटिया, नेहा कुमारी। ठीक है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या आप लोग ये 4 गोले नहीं गिन पा रहे हो? हैं भाई, क्या आप लोग ये 4 गोले नहीं गिन पा रहे हो? लर्निंग का प्रोसेस है। मैं आपको नाचता कूदता नहीं दिखाई दूंगा कभी क्लास में, है ना, कि चार 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 ये करता हुआ मैं कभी नहीं दिखाई दूंगा आपको। मैं धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, आराम आराम पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो बताऊंगा। मैंने आपसे पालियां पूछा है क्या सवाल में? मैंने आपसे क्या पूछा, कितनी लघु बीजाणुधानियां हैं एक प्रारूपिक पराग कोश में? कितनी लघु बीजाणुधानियां हैं? ये क्या है बेटा, लघु बीजाणुधानी है। तो ये देखो, यहां इस कोने में एक लघु बीजाणुधानी, यहां इस कोने में दूसरी लघु बीजाणुधानी। तो यहां से हमें समझ में आ गया कि जो एक प्रारूपिक परागकोश होता है, उस प्रारूपिक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। सवाल के माध्यम से मैंने करा दिया बच्चों। मैं क्लास के अंदर जो सवाल कराऊं वो आप अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? मैं क्लास के अंदर जो भी सवाल आपसे कराऊं आपको कृपया करके जरूर लिखिएगा, ठीक है ना? जरूर बेटा। चलो इधर आ जाओ। अब जैसे ये है, इसको अगर आप फिर जूम करके देखें, इसको बेटा अगर आप जूम करके देखें तो ये कैसा नजर आएगा वो समझिए। मैं इसको अपने तरीके से बनाता हूं भाई। इसको जब भी आप जूम करके देखेंगे ना, जूम करके बेटा, तो ये जैसे मान लो ये गोला है, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये क्या है, गोला है, एक गोला बना रहा हूं मैं जूम करके। एनसीईआरटी से थोड़ा अलग रहेगा डायग्राम, लेकिन फिर भी आपने घबराना नहीं है। मान लेते हैं कि ये सब कोशिकाएं हैं। अभी मैं पूरी लेबलिंग करूंगा। अभी इसके बाद बेटा क्या हो जाएगा, मैं पूरी जो है लेबलिंग करूंगा, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। देखिएगा बेटा, ये जो सबसे लघु बीजाणुधानी के ठीक बाहर ये जो वाल है, इसको कहा जाता है टेपिटम। इसको क्या कहते हैं बेटा, टेपिटम कहते हैं।
ये जो बेटा इसके बाहर की कोशिकाएं हैं, इनको कहा जाता है मध्य परत। इनको क्या कहा जाएगा? मध्य परत कहा जाएगा भाई। ये हो जाएंगी बेटा मध्य परत। और फिर इसके बाहर ये जो कोशिकाएं पाई जा रही हैं, इनको हम लोग कह देंगे अंतःस्थीसियम। इनको हम लोग क्या कह देंगे बेटा? अंतःस्थीसियम। ये जो कोशिकाएं हैं बेटा, ये हो जाएंगी अंतःस्थीसियम। और फिर ये जो सबसे बाहर पाई जा रही हैं, फिर बेटा ये जो ऐसे सबसे बाहर की तरफ पाई जा रही हैं, सबसे बाहर की तरफ बेटा, ये इनको कह दिया जाएगा बाह्य त्वचा। ये जो सबसे बाहर की लेयर है बेटा, ध्यान से सुनेंगे, ये जो सबसे बाहर की लेयर है, इसको कहेंगे बाह्य त्वचा। क्या कहेंगे? बाह्य त्वचा। फिर ये जो उसके अंदर की लेयर है, ये अंदर वाली लेयर, इसको कहते हैं अंतःस्थीसियम। इसको क्या कहते हैं? अंतःस्थीसियम। अंतःस्थीसियम कहते हैं बेटा। फिर ये जो इसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3 लेयर, यहां से लेकर यहां तक, इनको कहा जाता है मध्य परत। मध्य परत। और ये जो फिर सबसे अंदर की कोशिकाएं हैं, इनमें ऐसे बहुत सारे ये केंद्रक वगैरह अपन बना लेते हैं बेटा, इनको कहा जाएगा टेपिटम। इनको क्या कहा जाएगा? टेपिटम कहा जाएगा। ये जो पूरी संरचना है, इसको कहेंगे लघु बीजाणुधानी। ये जो गोला बना हुआ है, इस पूरी संरचना को कहा जाएगा लघु बीजाणुधानी। और ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को यहां पर हम लोग कह सकते हैं लघु बीजाणु पर्ण। और माफ कीजिएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इनको हम लोग कह सकते हैं बेटा, इन कोशिकाओं को कह सकते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिका। इंग्लिश में कहेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। मैं चाहता हूं एक बार आप पहले ये डायग्राम देखिए। ये ऐसे जूम करके बनाया गया है, ये करेक्शन आपने एनसीईआरटी में कर लिया होगा, ऐसा ही डायग्राम हमने भी बनाया है, समझिएगा। लघु बीजाणु बनाने वाली कोशिका, एक एक चीज को समझिएगा, एक एक चीज को बेटा, ठीक है ना, एक एक चीज को समझिएगा। लघु बीजाणु बनाने वाली कोशिका को लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या है, तो आप कहेंगे कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका लघु बीजाणु का निर्माण करती है, और ये जिस जगह पर पाई जाती है, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका जिस जगह पर पाई जाती है उसे कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बच्चों? लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो ये जो पूरी संरचना है, ये जो पूरा गोला बना हुआ है, इस गोले को क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणुधानी। बोलो बेटा, क्या कहा जाएगा? लघु बीजाणुधानी। और इसके अंदर जो कोशिकाएं उपस्थित हैं, उन कोशिकाओं को क्या कहेंगे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। क्या कहेंगे? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और बेटा ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या बनाएगा? तो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका आगे चल के लघु बीजाणु का निर्माण कराएगा।
समझ में आ रहा है क्या? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पर पाया जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पर पाई जाएगी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका कहां पर पाई जाएगी? तो आप कहेंगे कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका लघु बीजाणु धानी में पाई जाएगी। कहां पे? लघु बीजाणु धानी में। क्लियर? अब ये 4 प्रकार के हैं बेटा परागकोश भित्तियां। ठीक है ना? यहां पर जब आप देखेंगे 4 प्रकार की परागकोश भित्तियां हैं बेटा। उनमें से इन 3 का एक कॉमन फंक्शन है। एक तो प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण देने का कार्य करेंगी। ठीक है ना? ये जो बाहर की 3 परतें हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत। देखो जरा ध्यान से, बाहर की ये जो 3 परतें हैं, बाहर की जो 3 परतें हैं कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम और मध्य परत। एक तो ये क्या करेंगे? संरक्षण देने का कार्य करेंगे। क्या करेंगे बेटा? संरक्षण देने का काम करेंगे। दूसरा आप कहेंगे परागकोश के स्फुटन से, परागकोश के स्फुटन से पराग कण मुक्त कराएंगे। पराग कण को मुक्त कराएंगे। पराग कण को मुक्त कराएंगे। ठीक है? और टेपिटम का एक ही काम है बेटा। टेपिटम ये जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है ना? टेपिटम जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर। तो बेटा ये क्या है? आप कहेंगे कि ये पराग कोश को पोषण प्रदान करेगा। पराग कोश को पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा? पराग कोश को पोषण प्रदान करेगा। क्या करेगा बेटा? पराग कोश को पोषण प्रदान करेगा। अभी मैं इनकी थोड़ा थोड़ा डिटेल भी बताऊंगा। बाह्य त्वचा की थोड़ा डिटेल बताऊंगा, थोड़ा सा जो डिटेल है वो अंतस्थीसियम की बताऊंगा। ठीक है ना? थोड़ा सा जो डिटेल है वो बेटा मैं अंतस्थीसियम की भी बताऊंगा आपको। राइट? नहीं, पैसा वैसा कोई जो है ना नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। यहां हलवा पूरी खाने आए थे, मेहनत से जी चुराओगे। सुनना ध्यान से, मैं एक एक चीज बता रहा हूं आपको। पहले बस आप इतना समझिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि पराग भित्तियां, पराग कोश भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं, सब बता रहा हूं बेटा, सब बता। रुको जरा सबर करो, रुको जरा सबर करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि पराग कोश भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे कि 4 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना? कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सा? बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। अगर मैं आपसे पूछूं कि पराग भित्तियां जो है, पराग कोश भित्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहेंगे कि 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। फिर से बोलो, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। इसको याद करो बेटा, चुप रहो, खाली सुनो और जितना पूछा जाए उतना आंसर करो। आपके अभी सारे डाउट क्लियर कर रहा हूं मैं, सब पहुंच रहा हूं, जहां जहां तुम्हारे डाउट आ रहे सब पहुंच रहा हूं। जब मैं ये कहा करूं कि क्लियर हो गया या कोई डाउट है, तब डाउट पूछा करो। 4 प्रकार की लेयर है बेटा, 4 प्रकार की भित्तियां हैं। कौन कौन सी? बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। कितने प्रकार की हैं? 4 तरीके की। कौन कौन सा बताइए जरा, बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस बताइए, बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस बताइए बेटा, बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस बताइए, बाहर से अंदर की तरफ सीक्वेंस बताइए। बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत, टेपिटम। ठीक है, बढ़िया।
अब ये जो बाहर के 3 परत हैं, अब ये जो क्या है बेटा, बाहर के 3 परत हैं। अगर आप ये बाहर के 3 परत देखो, अगर आप ये बेटा बाहर के 3 परत देखो, तो ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं। बाहर के जो 3 परत हैं, ये क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, यानी कि संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, प्रोटेक्शन देने का काम कर रहे हैं, यानी कि संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, संरक्षण देने का बेटा कार्य कर रहे हैं। संरक्षण का मतलब प्रोटेक्ट, सुरक्षा। उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, एंथर को सुरक्षा देंगे। आपके घर में दीवारें क्यों बनाई जाती हैं, आपके घर में दीवारें क्यों बनाई जाती हैं, कि आप ना सुरक्षित रहो, आपका जो भी घर में सामान रखा हुआ है वो सुरक्षित बना रहे। तो ये क्या करेंगे, संरक्षण का कार्य करेंगे, यानी कि सुरक्षा देने का काम करेंगे। क्लियर, संरक्षण का कार्य करेंगे यानी कि सुरक्षा देने का काम करेंगे। दूसरी बात, पराग कोश के स्फुटन से पराग कण को मुक्त कराएंगे। अभी ऐसे समझो कि ये पूरा पराग कोश है, नहीं तो वो जो पेटी पैक पराग कोश है वो दिखा देता हूं। अब जैसे समझो कि ये पराग कोश है, इसी पराग कोश के अंदर बीजाणुधानी है, ध्यान से समझिएगा। इसी पराग कोश के अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी है, बहुत ध्यान से सुनना। इसी पराग कोश के अंदर, ये जो पराग कोश आपको दिखाई दे रहा है, इसी पराग कोश के अंदर क्या है, लघु बीजाणुधानी है। और लघु बीजाणुधानी में क्या है, लघु बीजाणुधानी में क्या है बेटा, लघु बीजाणुधानी में है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणुधानी में क्या है, ध्रुव यादव सर 12th पास तो करवा दोगे आपने, बेटा हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम कोई गारंटी नहीं लेते पास कराने की। हाँ ये है कि जो 12th में आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, वो मैंने पढ़ाया जरूर होगा। जो मैंने मतलब 12th में जो भी पूछा जाएगा आपके नीट में या एग्जाम में, नीट में, वो मैंने पढ़ाया जरूर होगा। आप 12th पास हो, नीट आपका हो, इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है। 0% गारंटी है मेरी कि आपका सिलेक्शन होगा, आप बोर्ड में पास होगे कि नहीं। हाँ लेकिन इस बात की 100% से भी ज्यादा गारंटी है कि बोर्ड में या नीट में जो पूछा जाएगा उसमें अपन होंगे जरूर, मतलब अपना पढ़ाया हुआ आएगा जरूर। ठीक है, तो ये जो है बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये जो है इसी के अंदर लघु बीजाणुधानी, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिका, उससे बनेगा लघु बीजाणु। क्या बनेगा, लघु बीजाणु। और ये जो लघु बीजाणु है आगे चल के पराग बनाएगा, तो ये यहां से फटेगा बेटा। ये लाइन ऑफ डेहिसेंस का मतलब ये है जहां से ये फटता है, ये पराग कोश जहां से फटता है। जैसे अगर आप इसको देखें ये ऐसे, तो मान लो कि ये जो लाइन आपको ऐसे दिखाई दे रही है, यहां से पराग कोश फटेगा, यहां से क्या होगा, ऐसे पराग कोश फटेगा। ठीक है ना, यहां से क्या होगा, पराग कोश फटेगा। तो ये जो लाइन दिख रही है, बहुत ध्यान से सुनना, ये जो लाइन दिख रही है जहां से पराग कोश फटता है, इसी को कहते हैं लाइन ऑफ डेहिसेंस। इसी को क्या कहते हैं, लाइन ऑफ डेहिसेंस। और बच्चों जब पराग कोश फटेगा, ध्यान से सुनिएगा, जब पराग कोश फटेगा, जब पराग कोश फटेगा तभी तो परागकण बाहर आएगा। जब पराग कोश फटेगा तभी क्या हो जाएगा, परागकण बाहर आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या करता है, पराग कोश के फटने में सहायक होता है। किसमें का सहायक होता है, पराग कोश के फटने में सहायक होता है। ठीक है, प्रस्फुटन का मतलब फटना, ये जो लिखा हुआ है ना स्फुटन, स्फुटन का मतलब फटना। स्फुटन का क्या मतलब हो जाएगा, बताओ भाई, स्फुटन का मतलब हो जाएगा फटना। स्फुटन का मतलब क्या हो जाएगा, फटना। तो जब वो फटेगा तभी तो परागकण बाहर आएगा। तो ये जो तीनों लेयर हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये जो तीनों लेयर हैं, एक तो ये सुरक्षा देने का काम करती हैं, दूसरा पराग कोश फटेगा तो क्या हो जाएगा, परागकण बाहर जाएंगे। क्लियर, और उस परागकण को खाना, उस परागकण को खाना पानी देने का काम कौन करता है, उस परागकण को खाना पानी देने का काम करता है टेपिटम। आगे बात समझ, अभी यहां तक समझ में आया।
अब बताओ, अभी यहां तक समझ में आया? हाँ, स्फुटन का मतलब फटना। अब बताओ, 15 मिनट। बेटा अभी डेहिसेंस ऑफ एंथर पढ़ाया ही नहीं, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कैसा होता है। अभी तो हम ईंटा और सीमेंट इकट्ठा कर रहे हैं, अभी तो दीवार बनी नहीं रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एनसीईआरटी क्या कहती है, आइए जरा। कह रहा प्रत्येक पाली में दो होती हैं। कह रहा यह लघु बीजाणुधानी आगे विकसित होकर परागपुटी यानी कि पॉलन सैक बन जाता है। ये देखो, ये जो लघु बीजाणुधानी है ये आगे विकसित होकर क्या बन जाता है, परागपुटी बन जाता है। आगे देखो भाई, कह रहा अनुप्रस्थ काट में क्या मिलेगा आपको, 4 भित्ति परत मिलेंगी। कौन कौन सा? एक तो मिलेगा बेटा एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा, देखो यहां पे सही लिखा हुआ है, क्या मिलेगा, एपिडर्मिस यानी कि बाह्य त्वचा। दूसरा क्या हो जाएगा, इंडोथीसियम यानी कि अंतस्थीसियम। तीसरा हो जाएगा मध्य परत, मध्य परत। और चौथा हो जाएगा टेपिटम। ठीक है, कह रहा बाहर की ओर की 3 परतें संरक्षण प्रक्रिया का कार्य करती हैं तथा पराग कोश के स्फुटन में मदद कर पराग कण अवमुक्त करती हैं। लिखा है जो मैंने समझाया है, ठीक है। और कह रहा है इसकी सबसे आंतरिक परत जो है टेपिटम, ये क्या करता है, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है। क्या करता है बेटा, विकासशील पराग कणों को पोषण देता है। क्लियर? इतनी बातें हमने यहां पर की, इतनी बातें बेटा हमने यहां पर की। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको और भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। जैसे अगर आप देखें बाह्य त्वचा को, जैसे बेटा अगर आप बाह्य त्वचा को देखें, बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा जो है, एक एक लाइन, बाह्य त्वचा को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। बाह्य त्वचा जो बेटा उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। ये क्या बच्चों, सबसे बाहरी परत है। ये क्या है, सबसे बाहरी परत है। ठीक है ना, सबसे बाहरी परत कौन सी है, बाह्य त्वचा। दूसरा ये एकल कोशिकीय परत है। एकल कोशिकीय का मतलब समझ रहे हैं, एकल कोशिकीय परत। आप ऐसे देखो, ये एक एक कोशिका का बना हुआ है, देखो जरा ध्यान से। अगर आप इसको देखोगे तो ये क्या है, ऐसे एक एक कोशिका का बना हुआ है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा क्या है बेटा, एक एक कोशिका का बना हुआ है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, एकल कोशिकीय परत। बेटा दूसरा है अंतस्थीसियम। दूसरा क्या हो जाएगा बताइए, अंतस्थीसियम। दूसरा है अंतस्थीसियम, इंग्लिश में कह देंगे इसको इंडोथीसियम। किधर पाया जाएगा ये, तो आप कहेंगे कि बाह्य त्वचा के ठीक नीचे, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे। और ये भी कैसा होता है बेटा, एकल कोशिकीय परत होता है, सिंगल सेल्ड, एकल कोशिकीय परत, एकल कोशिकीय परत। बच्चों तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मध्य परत। तीसरा क्या है, मध्य परत।
इंग्लिश में कहेंगे मिडिल लेयर। ठीक है ना। बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, अंतस्थीसियम यानी कि इंडोथीसियम, मध्य परत यानी कि मिडिल लेयर। बच्चों मिडिल लेयर जो होता है वो 1 से 3 कोशिकीय परत होता है। 1 से 3 कोशिकीय परत, 1 से 3 कोशिकीय परत। हो सकता है कि वो ऐसा एक एक कोशिका की परत हो, ध्यान से सुनना भाई। हो सकता है कि वो ऐसे एक एक कोशिका की परत हो, या ऐसे भी हो सकता है कि वो 2 2 कोशिका की परत हो, और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो 3 3 परतें उपस्थित हों। क्या हो बेटा? 3 3 परतें उपस्थित हों। ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि ये जो मध्य परत है, ये मध्य परत कैसी है? 1 से 3 कोशिकीय परत है। साथ ही साथ बच्चों ये अल्पायु होती है। कैसी होती है? अल्पायु, शॉर्ट लिव्ड, अल्प आयु। अल्प मतलब कम, आयु मतलब उम्र। जो कम समय के लिए जिंदा रहे, जो कम समय के लिए जिंदा रहे। ठीक है ना। अल्पायु का क्या मतलब हो जाएगा? शॉर्ट लिव्ड, जो कम समय के लिए जिंदा रहे। अल्पायु का क्या मतलब हो जाएगा? अल्पायु का मतलब शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो कम समय के लिए जिंदा रहे। और आप कहेंगे कि परिपक्व, ये सबसे पहले खत्म होती है सारी परतों में। ये जो परतें पाई जा रही ना, इन सारी परतों में सबसे पहले यही खत्म होती है भाई। ठीक है। इन सारी परतों में सबसे पहले यही खत्म होती है। तो इसी वजह से जो परिपक्व परागकोश होता है, आप कहेंगे परिपक्व परागकोश में, परिपक्व परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित होती है। परिपक्व परागकोश में मध्य परत अनुपस्थित होती है। ठीक है भाई। ये जो परिपक्व परागकोश होता है, इसमें जो मध्य परत है वो अनुपस्थित होती है। क्यों अनुपस्थित होती है? क्योंकि जब एंथर मेच्योर होता है तो ये खत्म हो चुकी होती है। जब एंथर मेच्योर होता है तो भाई जी ये खत्म, टाटा बाय बाय हो चुकी होती है। क्या पढ़ रहे हैं हम यहां पर? बताइए जरा बेटा। हम यहां पर पढ़ रहे हैं परागकोश भित्तियां। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? परागकोश भित्तियां, यानी कि एंथर वॉल्स। परागकोश भित्तियां यानी कि एंथर वॉल्स कितने प्रकार की हैं? तो आप सब जानते हैं कि 4 प्रकार की हैं। 4 प्रकार की। ठीक है। और ये जो सबसे अंदर पाई जाती है, सबसे जो, सुनो सारे फ्रेंड सर को कहो कि डाउट बताएं। बेटा मारेंगे ना भी कंटप्पा, एकदम नाच के गिर जाओगे एकदम गोल गोल। यार राजनीति करने आए हो सब लोग, बोलो पढ़ा रहे वो नहीं समझ में आ रहा है। ये जानवी है, राजा सही बोल रहे हो आप। यही तुम राजा बना लो, यही तुम रानी बन जाओ। पढ़ना लिखना कुछ नहीं। डाउट सॉल्व करो, सर से बोलें, डाउट सॉल्व हो जाएंगे टाइम के साथ। और तुमने कोई बहुत अच्छा डाउट नहीं पूछ लिया होगा। कौन है ये? जैन, अतिशय जैन। क्या हो गया? नहीं बता रहा डाउट, क्या कर लेगा बता जरा। ज्ञानी बन रहे हैं यहाँ पे। पढ़ने आओ, कमेंटबाजी करने आओ, चैट करने आओ क्या यहाँ पे? डाउट टाइम से रिप्लाई कर दिया जाएगा, नहीं तो ऐसे में रिप्लाई कर देते हैं। और तुमने कोई बहुत अच्छा डाउट नहीं पूछ रखा होगा। पढ़ा रहे हैं कुछ, बता रहे हैं कुछ, ज्ञानी उमर कहीं के। सुनो इधर बेटा, जो सबसे अंदर की लेयर है उसका नाम होता है टेपिटम। ये जो सबसे अंदर की लेयर है इसका नाम होता है टेपिटम।
आप कहेंगे सबसे अंदर की परत, सबसे अंदर की परत। बात नंबर एक, सबसे अंदर की परत। बात नंबर दो, आप कहेंगे कि जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है, जो विकासशील परागकण है, विकासशील परागकण को, विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करती है, विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करती है। मेरी क्लास में फालतू की नेतागिरी मत करना। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे अच्छे से मालूम है, तू मत सिखा मुझे, सुवर तू मत सिखा। अगर किसी ने क्लास में बकैती करी ब्लॉक करवा देंगे परमानेंट, फिर डाउट भी नहीं पूछ पाओगे। फिर मत कहना कह रहे सर हमको ब्लॉक कर दिया सर। कह रहे 3 परत होते हैं या 4 परत होते हैं। बेटा पढ़ो थोड़ा सा यार, नहीं होगा तुमसे, छोड़ो ये सब। विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। एंथर की 4 परतें होती हैं, बाह्य त्वचा, अंतस्थीसियम, मध्य परत और टेपिटम। अब ये जो मध्य परत होता है इसकी 3 लेयर खुद की होती हैं, 2 अलग अलग चीजें हैं वो। ठीक है, टेपिटम सबसे अंदर की परत होती है। और क्या कह रहा है, कह रहा है विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करती है। बेटा इसकी जो कोशिकाएं होती हैं, इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय तथा बहुगुणित होती हैं। इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय तथा बहुगुणित होती हैं। बेटा ब्रिज कोर्स के पहले लेक्चर में ये दोनों बातें बता चुका हूं मैं कि बहुगुणित का क्या मतलब है और बहुकेंद्रकीय का क्या मतलब है, जाके पढ़ लेना। इसकी कोशिकाएं बहुकेंद्रकीय व बहुगुणित होती हैं, यानी कि इनमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होता है, यानी कि इनमें एक से अधिक केंद्रक उपस्थित होता है। और ये बेटा स्पोरोपोलिन का भी निर्माण करती हैं। स्पोरोपोलिन के निर्माण में सहायक होती हैं। स्पोरोपोलिन क्या होता है वक्त आने पर बताऊंगा इसी चैप्टर में। बच्चों ये 4 परतें हैं, चारों के अपने अलग अलग रोल हैं। ठीक है, ये सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर्ड, ये भी सिंगल लेयर्ड। इसके क्या होते हैं, 1 से 3 परत होते हैं। याद रखिएगा ये क्या है, एकल कोशिकीय परत है। ये भी एकल कोशिकीय परत। कैसी है ये, एकल कोशिकीय परत है। ठीक है, देखो तुम्हें एक काम की बात बता रहा हूं मैं। कोई भी टीचर यहां पे पढ़ा रहा है, पहली बात तो उसकी रिस्पेक्ट करना सीखो। दूसरी बात, डाउट जो पूछते हो ना वो तमीज से पूछो, है ना। ये करो वो करो ये सब नहीं चलता, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। इंसान बनो और बिना मतलब के चिल्लम चिल्ली मत करो बेटा। अभी तो आज दूसरा लेक्चर है, अभी से ये हालत हो गई। ठीक है, अभी से ये हालत हो गई तुम्हारी। अभी तो भाई साल भर पढ़ना है हमें, समझ पा रहे हो बात को। अभी हम लोगों को साल भर पढ़ना है। अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है और उसके 2 लेक्चर हुए, उसी में तुम्हारी ये हाल है। अब वो मनीष है, मनीष कर आईपीएल प्लेयर बताओ, सट्टेबाज हो क्या तुम, ड्रीम 11 वाले तो नहीं आ गए। इसलिए पढ़ो बेटा, नहीं पढ़ोगे जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुमको ये लगता है, ध्यान से सुनना, कि तुम्हें वो संसाधन नहीं मिले, तुम गरीब हो, समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम गरीब हो, समाज में तुम्हारी इज्जत नहीं है, घर वाले भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तो उसका अपने सारे दुखों को दूर करने का सबसे आसान तरीका है पढ़ना। क्लियर? सबसे जो आसान तरीका है वो है पढ़ाई करना। पढ़ोगे काबिल इंसान बनोगे।
हमेशा इसलिए मत पढ़ो कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, नहीं, शिक्षित बनोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लोगे। अगर एजुकेटेड रहोगे तो कुछ ना कुछ कर ही लोगे बेटा, जीवन में सफल हो ही जाओगे। तो मैं फिर से कह रहा हूं, पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। बाकी क्या स्पैमिंग करना है, चिल्लम चिल्ली करनी है बेटा, आपका जीवन, आपका कैरियर, आपका मोबाइल है ना, आपकी फीस, आप जो मर्जी आए करो। आप गाली लिख के दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, है? लेकिन ध्यान रखो कि अगर सफल नहीं हुए, तुम खुद देखो, जो इंसान जीवन में सफल नहीं है, तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? अगर कोई इंसान आपको लगता है कि ये सफल नहीं है, तो आप उसके बारे में क्या सोचते हो? तो ऐसे ही लोग आपके बारे में भी सोचेंगे। ठीक है, चलो ये देखते चलो फटाफट आज हमने क्या क्या पढ़ा है। और ये मैं इतने सुंदर सुंदर नोट्स इसलिए बनाता हूं, आराम आराम इसलिए पढ़ाता हूं कि तुम भी सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ और यहीं पे बनाओ। बके ये एनसीईआरटी डायग्राम है, समझने के लिए। अगर इससे नहीं बना पा रहे हो, इस तरीके से बना लेना। अभी देंगे बेटा मॉड्यूल का होमवर्क, 2-3 लेक्चर पढ़ाई हो जाए पहले, थोड़ा सा 2-3 लेक्चर पढ़ाई हो जाए, सिलेबस आगे बढ़ जाए, फिर मॉड्यूल से होमवर्क देंगे। अगली क्लास से मॉड्यूल का होमवर्क मिलेगा। और ये रही एनसीईआरटी रीडिंग, ये इधर से। ठीक है, होमवर्क आपका ये है कि अब आप डीपीपी 1 सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, आप डीपीपी 1 सॉल्व कर लीजिए, आपसे हो जाएगा। 1-2 लेक्चर और हो जाएंगे, फिर मैं मॉड्यूल का भी होमवर्क देना शुरू करूंगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।